नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया। दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक हमने शुरू किया था। उसमें हमने कॉम्प्लायंस ये नया टॉपिक शुरू किया था, तो उसकी एक क्विक रिवीजन करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो हमने देखा था कॉम्प्लायंस क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन क्या थी। तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द लंग्स एंड थोरैक्स टू एक्सपांड, मतलब लंग्स एंड थोरैक्स में एक्सपांड होने की जो एबिलिटी होती है उसे हम कॉम्प्लायंस कहते हैं। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये किस लिए यूज़फुल होता है। इट इज़ यूज़फुल इन टू मेजर द स्टिफनेस ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स का स्टिफनेस मेजर करने में ये यूज़फुल होते हैं। उसके बाद उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती है उसे हमने देखा। उनके वो दो तरीके से हमने देखा, मतलब इन रिलेशन टू इंट्रा एल्वेलर प्रेशर एंड इन रिलेशन टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर, वहाँ पे हमने ये कंसेप्ट देखी। उसके बाद हमने स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस, एक अलग कंसेप्ट देखी। स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस यानी एक ऐसी टर्म है जिसकी मदद से हम लंग्स के अंदर कितना स्टिफनेस आया है उसे एक्यूरेटली काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस कहते हैं। उसके बाद हमने स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस का एक फॉर्मूला भी देखा था। स्पेसिफिक कॉम्प्लायंस ऑफ लंग इज इक्वल टू कॉम्प्लायंस ऑफ द लंग्स डिवाइडेड बाय फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और टाइप्स ऑफ कॉम्प्लायंस भी देखे थे, जैसे कि स्टैटिक कॉम्प्लायंस और डायनेमिक कॉम्प्लायंस। स्टैटिक कॉम्प्लायंस मतलब जब ब्रीदिंग नहीं होता है उस वक्त जो लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी होती है उनका एक्सपांशन किस तरह से होता है उसे स्टैटिक कॉम्प्लायंस कहा जाता है। और डायनेमिक कॉम्प्लायंस यानी जब ब्रीदिंग होता है उस वक्त लंग्स एंड थोरेसिक कैविटी में किस तरह से एक्सपांशन होता है उसे हम डायनेमिक कॉम्प्लायंस कहते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। और स्टैटिक कॉम्प्लायंस वर्सेस डायनेमिक कॉम्प्लायंस में हमने देखा था कि अगर किसी पेशेंट में लंग स्टिफ होते हैं तो वहाँ पे डायनेमिक कॉम्प्लायंस कम हो जाता है और जो स्टैटिक कॉम्प्लायंस है उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लायंस ये टॉपिक देखेंगे। तो अब हम मेजरमेंट ऑफ स्टैटिक कॉम्प्लायंस से शुरू करेंगे। To measure the static compliance, the subject is asked to inspire air periodically at regular steps from spirometer। तो इसे समझना है तो हम ऐसे समझेंगे कि जिस व्यक्ति का हमें स्टैटिक कॉम्प्लायंस काउंट करना है या मेजर करना है, उस व्यक्ति को विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमेट्री हम उसे काउंट करते हैं। तो क्या करते हैं, वहाँ पे उस व्यक्ति को रेगुलर इंटरवल में विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर इंस्पायर करने को बोलते हैं। तो उसे हम धीरे धीरे समझेंगे। टू मेजर द स्टैटिक कॉम्प्लायंस, अगर स्टैटिक कॉम्प्लायंस हमें मेजर करना है तब द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू इंस्पायर एयर पीरियडिकली एट रेगुलर स्टेप्स। तो जो व्यक्ति है उसे हम एयर को इंस्पायर करने को बोलते हैं पीरियडिकली एट रेगुलर स्टेप्स फ्रॉम स्पायरोमीटर, मतलब स्पायरोमीटर की मदद से उसको एयर को इंस्पायर करने को बोलते हैं। इन ईच स्टेप अ नोन वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड। एट द एंड ऑफ ईच स्टेप intrapleural pressure is measured by means of esophageal balloon. Then the air is expired in steps until the volume returns to the original pre-inspiratory level। थोड़ा डिफिकल्ट है, हम इसे धीरे धीरे समझेंगे। तो दोस्तों, एक कंडीशन यहाँ पे हम देखेंगे, हमें स्टैटिक कॉम्प्लायंस को मेजर करना है। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का हमें स्टैटिक कॉम्प्लायंस मेजर करना है उस व्यक्ति को पीरियडिकली रेगुलर स्टेप्स में विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर एयर को इंस्पायर करने को बोला जाता है। हर एक स्टेप्स में इन ईच स्टेप अ नोन वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड, मतलब उस व्यक्ति द्वारा सम अमाउंट ऑफ एयर और सम वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंस्पायर की जाती है। एट द एंड ऑफ ईच स्टेप इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इसोफेजियल बलून। दोस्तों, हमें पता है इंट्राप्लूरल प्रेशर मेजर करने के दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये दो हम टाइप्स हमने देखे थे, वहाँ पे इसोफेजियल बलून के बारे में भी हमने देखा था। तो इस प्रोसीजर के द्वारा इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है उसे काउंट किया जाता है हर एक स्टेप के बाद। देन द नेक्स्ट क्या किया जाता है, अब इंस्पायरेशन किया, देन नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होती है, then the air is expired in step until the volume return to the original pre-inspiratory level। अब क्या करेंगे, एयर अंदर है, मतलब इंस्पिरेशन के बाद हम उसे स्टेप वाइज इंस्पिरेशन करने को बोलते हैं और उसके बाद अब उसे स्टेप वाइज एक्सपिरेशन करने को बोलते हैं। कब तक एक्सपिरेशन करने को बोलते हैं, जब तक कि जो वॉल्यूम है एयर का या
अंदर जो वॉल्यूम है वो इट until the volume return to the original प्री इंस्पिरेटरी लेवल, मतलब प्री इंस्पिरेटरी लेवल में जो वॉल्यूम था एयर का अंदर उतना नहीं होता है तब तक हम उसे एक्सपायर करने को बोलते हैं। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मेजर एट द एंड ऑफ ईच स्टेप। जब हमने इंस्पिरेशन किया उस वक्त भी हमने इंट्राप्लूरल प्रेशर काउंट किया, अब हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं उस वक्त भी हम इंट्राप्लूरल प्रेशर को काउंट कर रहे हैं हर एक स्टेप में। Values of volume and pressure are plotted to obtain a curve which is called pressure volume curve। अब वॉल्यूम और प्रेशर का एक कर्व हमें मिलता है और उसको एक पेपर पे प्लॉट किया जाता है, उसे हम प्रेशर वॉल्यूम कर्व कहते हैं। फ्रॉम दिस कर्व कॉम्प्लायंस कैन बी कैलकुलेटेड, और ये जो कर्व आता है उससे हम कॉम्प्लायंस को कैलकुलेट करते हैं। दिस कर्व इज ऑल्सो शोज द डिफरेंस इन द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो उसे अब हम डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले हम इंस्पायर करने को बोला, उसके बाद एक्सपायर करने को बोला। हर एक स्टेप में हमने उसका इंट्राप्लूरल प्रेशर को काउंट किया। तो इंस्पिरेशन हम देख सकते हैं इस डायग्राम में, और लंग्स वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी देख सकते हैं, और एक्सपिरेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। मेजर तो दोस्तों स्टैटिक कॉम्प्लायंस के बाद अब मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक कॉम्प्लायंस को हम देखेंगे। डायनेमिक कॉम्प्लायंस इज मेजर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। ये जो डायनेमिक कॉम्प्लायंस होता है उसे हम मेजर करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के समय। इट इज़ मेजर बाय डिटरमाइनिंग द लंग वॉल्यूम एंड इसोफेजियल प्रेशर, दैट इज द इंट्राप्लूरल प्रेशर at the end of inspiration and expiration when the lungs are apparently stationary। ठीक है, तो ये किस तरह से मेजर किया जाता है लंग वॉल्यूम और इसोफेजियल प्रेशर एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन व्हेन द लंग्स आर apparently स्टेशनरी। मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के एंड में लंग का वॉल्यूम कितना है और इसोफेजियल प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से हम ये डायनामिक कॉम्प्लायंस को मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ स्टैटिक कॉम्प्लायंस एंड मेजरमेंट ऑफ डायनेमिक कॉम्प्लायंस के बाद अब हम एप्लाइड फिजियोलॉजी को देखेंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है जिनकी वजह से जो कॉम्प्लायंस है वो बढ़ जाता है, या जो एक्सपेंशन होता है लंग का वो एज इट इज़ रहता है या ज़्यादा एक्सपांड होता है वॉल्यूम वाइज, उससे अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें फिजियोलॉजिकली और पैथोलॉजिकली एक्सपेंशन ऑफ लंग हमेशा रहता है या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, तो ये दो जगह पे होता है, तो उसे अब हम पढ़ेंगे। कंप्लायंसेस इंक्रीजेज ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लंग टिश्यू विच ऑकर बोथ इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। ये कंप्लायंस क्यों ऑकर होता है या कंप्लायंस क्यों बढ़ता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लंग टिश्यू। अगर लंग टिश्यू की इलास्टिक प्रॉपर्टी किसी कारणवश कम हो गई या लॉस हो गई, उस वजह से कंप्लायंस बढ़ता है। तो ये बढ़ने के कारण क्या होते हैं? एक तो फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं या फिर पैथोलॉजिकल कारण होते हैं। अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में देखेंगे तो ओल्ड एज में लंग टिश्यू की इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। दैट्स वाई हमारे ओल्ड एज में लंग कुछ एक्सपांड ही रहते हैं, उस वजह से उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होने की वजह से अच्छी तरह से उनमें प्रेशर मेंटेन नहीं रहता है, और वो थोड़ा एक्सपांड होने की वजह से उनकी जो फंक्शन है वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। और जो सेकंड कंडीशन है पैथोलॉजिकल कंडीशन, दैट इज़ एम्फिसेमा। एम्फिसेमा में भी वॉल्यूम बढ़ जाता है लंग का। तो ये दो कंडीशन में कंप्लायंस बढ़ता है। एक तो होता है ओल्ड एज में ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी, और दूसरा जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक एम्फिसेमा। ये दोनों कंडीशन में लंग का वॉल्यूम या थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो उसे हम अब डायग्राम में देखेंगे। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं एम्फिसेमा की कंडीशन में कॉम्प्लायंस है जो बढ़ा हुआ है, इंक्रीज इन कॉम्प्लायंस। और फाइब्रोसिस जहाँ पे स्टिफनेस होता है लंग टिश्यू में, वहाँ पे कॉम्प्लायंस कम हो जाता है। और नॉर्मल ये कर्व हम देख सकते हैं। तो दो कंडीशन में कॉम्प्लायंस बढ़ता है, एक होती है ओल्ड एज में जो फिजियोलॉजिकल है, और दूसरा होता है एम्फिसेमा में जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लंग बढ़ जाता है ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशंस।
तो इस तरह से हमने कौन से रीजंस है उनमें कॉम्प्लायंस बढ़ता है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिक्रीज इन कॉम्प्लायंस। अगर कॉम्प्लायंस कम हो जाता है, मतलब लंग की जो एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी है वो अगर कम होती है, तो उस कौन से कारण है उनकी वजह से वो कम होती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। कॉम्प्लायंस डिक्रीजेज इन सेवरल पैथोलॉजिकल कंडीशंस सच एज, बहुत सारी ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है उनमें किसी भी व्यक्ति का कॉम्प्लायंस कम हो सकता है, उसे अब हम देखेंगे। डिफॉर्मिटीज़ ऑफ थोरैक्स लाइक केफोसिस एंड स्कोलियोसिस। तो जो केफोसिस और स्कोलियोसिस ये जो कंडीशंस होती है उनमें भी कॉम्प्लायंस कम होता है, उसे हम देखेंगे बाद में। उसके बाद फाइब्रोटिक प्लूरसी, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा रिजल्टिंग इन फाइब्रोसिस। अगर फाइब्रोसिस हो रहा है प्लूरा में तो उस वक्त प्लूरल जो है वो स्टिफ हो जाता है और उनकी वजह से यहाँ पे जो कॉम्प्लायंस है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। अगर रेस्पिरेटरी मसल पैरालाइज हो रहे हैं तो लंग्स की जो एक्सपेंशन की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और ये लंग्स की एक्सपेंशन की कैपेसिटी कम होने की वजह से ये कॉम्प्लायंस कम हो जाता है। प्लूरल इफ्यूजन, अगर प्लूरल इफ्यूजन है या प्लूरा में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गए या ब्लड किसी कारणवश आ गया है पैथोलॉजिकल कंडीशन में, उस वक्त भी जो एक्सपेंशन की कैपेसिटी होती है लंग्स की वो कम हो जाती है। या फिर एबनॉर्मल थोरैक्स सच एज न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, पायोथोरैक्स, इन कंडीशन में भी जो कॉम्प्लायंस होता है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो इसे हम अब डायग्राम में देखेंगे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले भी हमने देखा इम्फेसिमा में लंग वॉल्यूम बढ़ता है तो कॉम्प्लायंस भी बढ़ जाता है, और फाइब्रोसिस की कंडीशन में लंग वॉल्यूम कम हो जाता है, या वो क्या बोलते हैं उसको, फाइब्रोसिस हो जाता है उसमें, उसकी वजह से वो उसका जो कॉम्प्लायंस है वो कम हो जाता है। तो यहाँ तक हमने कॉम्प्लायंस के बारे में देखा डिटेल में। मैं आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू।